सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन। सो इस वीडियो में हम सोप्स और डिटर्जेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो में जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का चैप्टर है 4 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस बुक। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या बोलते हैं एथेनॉइक और एथेनॉल दो कार्बन के कंपाउंड के बारे में डिटेल में जो भी बुक में दिया गया था वो समझा था और अच्छे से पढ़ा था। ओके, सो इस वीडियो में हम सोप्स और डिटर्जेंट इसके बारे में पढ़े। तो सोप्स क्या होता है ये हमने पढ़ा था। सोप्स जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ही होता है, ये हमने पढ़ा था। ओके, सो आगे एक एक्टिविटी 4.10 दिया गया 4.10। तो इसमें हम पहले समझते हैं क्या दिया गया। तो इसमें बोल रहा है कि 10 ml आपको वाटर लेना है 2 टेस्ट ट्यूब में, और एक में हमें कुकिंग ऑयल कुछ ड्रॉप ऑफ ऑयल कुकिंग ऑयल दोनों टेस्ट ट्यूब में डालना है ना, और उसको ट्यूब ए और ट्यूब बी नाम देना है। ओके, तो 2 टेस्ट ट्यूब लिया, एक इसको नाम देंगे ए, एक को बी, और दोनों में 10 ml वाटर लिया और उसमें क्या कहते हैं ऑयल के कुछ ड्रॉप कुकिंग ऑयल के कुछ ड्रॉप डालेंगे। अब टेस्ट ट्यूब बी एंड अब एक टेस्ट ट्यूब बी में जो है ए और बी नॉमेनक्लेचर दे दिया। तो टेस्ट ट्यूब एक ये टेस्ट ट्यूब ए हो गई, एक ये बी, राइट, ये ए हो गई और ये बी हो गई। तो बी वाले टेस्ट ट्यूब में आपको सोप का सॉल्यूशन डालना है ना, उससे और ए में कुछ नहीं डालना है ना। इसमें क्या है, इसमें वाटर प्लस ऑयल 2 है, इसमें वाटर प्लस ऑयल प्लस इसमें कुछ सोप भी डाल दिया। ओके, सोप का सॉल्यूशन डाल दिया। तो वो डालने के बाद इसमें क्या है कि दो बोल रहा है कि दोनों टेस्ट ट्यूब को आप विग्रेसली सेक करो कुछ समय के लिए। अब आप क्या देखोगे, कैन यू सी द ऑयल एंड वाटर लेयर सेपरेटली इन द बोथ द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर यू स्टॉप सेकिंग देम। तो जब सेक करने के बाद आप देखो कि क्या ऑयल और वाटर के लेयर दोनों में अलग अलग हैं या हट एक ही हो गए हैं। लीव द टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब फॉर द सम टाइम एंड ऑब्जर्व। तो और कुछ एक ऑब्जर्वेशन इमीडिएटली सेकिंग लेफ्ट कर मतलब सेकिंग बंद करने के बाद लो, और एक सेकिंग करने के बाद थोड़ी देर बाद लो। तो डज द ऑयल लेयर सेपरेट आउट, वो पूछ रहा है इन व्हिच टेस्ट ट्यूब डज दिस हैपन। तो कौन से टेस्ट ट्यूब में ऑयल का जो लेयर है वो सेपरेट आउट हो गया वो पूछ रहा है। तो सोप इन क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आगे जो हम कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ते हैं। उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम इसके आंसर वी विल बी एबल टू गिव दिस आंसर आफ्टर understanding that those concept. Okay, so this activity demonstrate the effect of soap in cleaning. तो इस एक्टिविटी में जो सोप क्लीनिंग बोलते हैं ना, साबुन मतलब सोप लगाने से क्लीनिंग होती है, तो क्लीनिंग का जो क्लीनिंग इफेक्ट ऑफ द सोप होता है वो इसी एक्टिविटी से डेमोन्स्ट्रेट होती है। तो मोस्ट जो भी डर्ट होते हैं, जो भी गंदगियाँ होती हैं वो ऑयली होती हैं नेचर में, वो एक तरीके से आप ऑयल समझ सकते हो, वो ऑयली होती है नेचर में। ओके, सो ऑयल डज नॉट डिजॉल्व इन द ऑयल। तो कोई भी जो भी डर्ट वगैरह होती हैं वो ऑयल में मतलब वाटर में डिजॉल्व नहीं, चूँकि ऑयल भी वाटर में डिजॉल्व नहीं होगी। तो जब भी आप वाटर में 1-2 बूंद ऑयल डालोगे तो वो उसके ऊपर ही तैरता रहेगा, उसमें डिजॉल्व नहीं होगा। तो द मॉलिक्यूल ऑफ द सोप आर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के पोटेशियम और सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था सोप। तो आयनिक एंड ऑफ द सोप इंटरेक्ट विद द वाटर। तो जो सोप होता है, सोप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें 2 एंड होता है, एक आयनिक एंड होता है और एक कार्बन चेन होता है ना। तो जो आयनिक एंड होता है वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है, जबकि जो कार्बन चेन होता है वो ऑयल के साथ इंटरेक्ट होता है। तो ये जो दोनों एंड होते हैं, मतलब ये मॉलिक्यूल है मान लो, है ना, मॉलिक्यूल का एक एंड ये हुआ, एक एंड ये हुआ, सोप का मॉलिक्यूल, ये सोप का मॉलिक्यूल हुआ। तो सोप के 2 मॉलिक्यूल के 2 एंड हुए, तो एक आयनिक एंड हो जाता है और दूसरा ये लॉन्ग कार्बन चेन हो गया, है ना। जो तो ये वाला ये ऑयल के साथ रिएक्ट करता है और ये जो होता है ये वाटर के साथ रिएक्ट करने का पॉसिबिलिटी रखता है, मतलब एफिनिटी रखता है। तो इस तरीके से सोप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको हम मिसेल्स बोलते हैं। तो फिगर 4.2 अभी यहीं पे समझ लेते हैं। तो फिगर 4.2 जो ऊपर दिया गया, तो यहाँ पे आप देखोगे तो अभी हमने क्या बताया कि सोप्स जो होते हैं लॉन्ग चैन
कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं। तो उसमें जैसे ये R हो गया और कार्बोक्सिलिक एसिड ये हो गया COO और Na, राइट। तो सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ही तो हुआ ना, और R की जगह तो ये तो R कुछ भी ले सकते हो, मैंने बताया कि 1000 मॉलिक्यूल, 2000 मॉलिक्यूल, 500 मॉलिक्यूल, कुछ भी हो सकता है। तो लॉन्ग कार्बन चैन होनी चाहिए, बस यही एक कंडीशन है। तो अब जो Na वाला इस मॉलिक्यूल का, ये ऐसे मानोगे अगर मॉलिक्यूल, तो Na वाला जो एंड है वो ये हो गया, जो राउंड राउंड दिया गया ये Na वाला एंड हो गया, और जो लॉन्ग कार्बन चैन है ये हो गया। तो लॉन्ग कार्बन चैन जो है वो आयल के साथ इंटरेक्ट होता है, और जो ये सोडियम आयोनिक एंड होता है, इसको सोडियम प्लस वाला जो एंड है ये वाटर के साथ इसकी एफिनिटी होती है, तो वो ये वाटर के साथ इंटरेक्ट होता है, और ये डर्ट के साथ इंटरेक्ट होता है। ओके, तो यही चीज़ हमने समझा। तो जब ये कोई भी ऑयल ड्रॉपलेट है या कोई भी डर्ट है, कोई भी गंदगी है, तो ये सोप के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आएंगे, वो उसके जो कार्बन चैन वाला एंड है, चूँकि उसकी एफिनिटी ऑयल के साथ है, तो वो सारे के सारे ऑयल के साथ ही अलाइन हो जाएंगे, और जो आयोनिक वाला जो एंड है वो क्या कहते हैं, वाटर के साथ इंटरेक्ट होगा, तो वो बाहर रहेगा। तो इस तरीके से एक मतलब स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जब भी सोप, वाटर और ऑयल, सोप, वाटर और ऑयल जब भी इंटरेक्ट करेंगे, तो एक तरीके से आप ऐसा बोल सकते हो कि जो गंदगियाँ होती हैं, है ना, जो भी डर्ट हो गया और ऑयल हो गया, और क्या कहते हैं, डर्ट या ऑयल बोल सकते हैं। तो डर्ट और सोप और वाटर जब भी इंटरेक्ट करेंगे, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम मिसल बोलते हैं। तो मिसल में बीच में ऑयल ड्रॉपलेट रहता है, फिर ये कार्बन की चैन रहेगी, और ये आयोनिक एंड रहेगा। तो ये पूरा ये क्या है, ये सोप हो गया, सोप के मॉलिक्यूल हो गए, ये डर्ट हो गया, और इसके बाहर यहाँ पे तो बाहर H2O रहेगा। ओके, तो ये हो गया। सो आगे वही दिया कि सोप मॉलिक्यूल दस फॉर्म द स्ट्रक्चर कॉल्ड द मिसल। तो मिसल के बारे में हमने समझ लिया। वेयर वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज टुवर्ड द ऑयल, तो हमने देखा कि जो लॉन्ग कार्बन की चैन जो होती है वो ऑयल ड्रॉपलेट या डर्ट की साइड रहती है, एंड द आयोनिक एंड जो होता है वो आउटसाइड को फेस करता है ना। मिसल में जो आयोनिक एंड होता है वो बाहर रहता है, ऐसे ये Na वाला एंड, आयोनिक एंड बाहर रहेगा, और जो लॉन्ग कार्बन चैन वाला जो एंड है वो ये ऑयल या डर्ट के साइड रहेगा। ओके, तो ये चीज़ें हमने उस फिगर में समझा। दिस फॉर्म द एमल्सन इन द वाटर। एमल्सन मतलब कोई भी चीज़ जो वाटर में डिजॉल्व ना हो, मतलब तैरता रहे। जैसे आप जब सोप हाथ में साबुन लगा के जब आप वाटर में धोगे, तो आप देखोगे पानी के ऊपर ऐसे बहुत सारा चीज़ें तैरती रहेगी, तो वो अनडिजॉल्व होने वाली जो चीज़ें होती हैं उसी को हम इमल्सन बोलते हैं। द सोप मिसल दस हेल्प्स इन पुलिंग आउट द डर्ट इन द वाटर। तो जब हम सोप लगाने के बाद पानी से वो धोते हैं, जो भी मतलब जहाँ पे भी साबुन लगाया हमने, क्लॉथ में या बॉडी पे हमने कहीं भी लगाया साबुन, तो ये मिसल का फॉर्मेशन होगा। और जब भी हम वाटर से इसको वॉश करेंगे, तो जो आयोनिक एंड होता है वो उसकी परत, वाटर के परत उसकी एफिनिटी होती है, राइट। वो हमने देखा था कि वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है, तो वाटर के साथ वो इंटरेक्ट करके ये पूरा मॉलिक्यूल मिसल वाटर के साथ इंटरेक्ट करके पानी के साथ बह जाता है। तो इस तरीके से क्लीनिंग का प्रोसेस होता है। एंड वी कैन वॉश आवर क्लॉथ क्लीन। ओके, तो वही हमने जैसा बताया वैसे ही यहाँ पे वो बता रहा है। ओके, तो फिगर 4.13 कहाँ पे है वो देख लेते हैं। फिगर 4.13, तो ये इफेक्ट ऑफ सोप क्लीनिंग इसमें दिया गया है, इसको अभी हम आके समझते हैं। ओके, सो कैन यू ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द मिसल दैट वुड बी फॉर्म्ड इफ द डिजॉल्व सोप इन द हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में जब सोप जाएगा तो वहाँ पे सोडियम की जगह पे क्या आ जाएगा, वहाँ पे सोडियम मतलब हाइड्रोकार्बन है ना। तो सोप को हाइड्रोकार्बन में जब ड्रॉ कर, अच्छा ये हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा है, मैं सोचा कि कार्बोनेट की बात कर रहा हूँ। हाइड्रोकार्बन तो मतलब वही कार्बन के कंपाउंड हुआ ना। तो कार्बन कंपाउंड जब कार्बन का कंपाउंड में जब सोप डिजॉल्व होता है तो क्या बनता है, वही यहाँ पे पूछ रहा है। ओके, तो आगे अभी देखते हैं, उसमें आगे दिया गया है, अभी समझ। तो इससे पहले जो मिसल्स है, मिसल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सोप आर द मॉलिक्यूल्स इन विच द टू एंड्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था कि उसके दो एंड होते हैं, दोनों की डिफरेंट प्रॉपर्टी। एक एंड आयनिक होता है, दूसरा एंड नॉन आयनिक होता है, जो कि ऑयल या डर्ट के प्रति उसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है।
मतलब एक में कार्बन की लंबी चैन होती है, दूसरा आयोनिक एंड होता है। तो एक एंड हाइड्रोफिलिक होता है जो कि वाटर के साथ इंटरेक्ट होता है। तो जो आयोनिक एंड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। मैंने बताया कि वाटर के साथ उसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है। तो जो चीज़ वाटर के साथ ज़्यादा जिसकी एफिनिटी होती है उसको हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, और वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है। और दूसरा जो एंड होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब हाइड्रोफोबिया जैसे, तो जो हाँ, तो दूसरा एंड जो होता है हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर के साथ जिसकी एफिनिटी कम होती है उसको हम हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। तो जो हाइड्रोफिलिक वाला होता था जिसकी एफिनिटी मतलब वाटर के प्रति ज़्यादा होती थी, वो वाटर के साथ इंटरेक्ट होता था। और जिसकी एफिनिटी कम होती थी, जिसको कि हाइड्रोफोबिक बोलते हैं दूसरा एंड, वो हाइड्रोकार्बन के साथ इंटरेक्ट होता है। तो हाइड्रोकार्बन ऑयल वगैरह, ऑयल, डर्ट, ये सब क्या है, मतलब डर्ट जो होता है, जो गंदगियाँ होती हैं हमारे क्लॉथ में यहाँ सब लग जाती है, वो क्या होता है, वो ऑयल ही होता है। हमने बताया ऑयली नेचर का होता है। और ऑयल क्या होता है, वो कार्बन के कंपाउंड ही होते हैं। और कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं वो हाइड्रोकार्बन ही उनको बोलते हैं ना। हाइड्रोजन और ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो तो उसको वो कार्बन के वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन ही होता है उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो वो ऑयल्स वगैरह हमने पढ़ा था कि ये भी हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। ओके, तो ऑयल से इंटरेक्ट करता है, जो कि हमने ऊपर पढ़ा था कि एक एंड वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है, दूसरा ऑयल के साथ इंटरेक्ट करता है। तो ऑयल के साथ मतलब जो हाइड्रोकार्बन के साथ इंटरेक्ट करता है। तो जब सोप is at surface of the water, the hydrophobic tail of the soap will not be soluble in the water, and the soap will align along the surface of the water with the ionic end in the water, and the hydrocarbon tail protruding out of the water. तो है ना, protruding, and inside these molecule have a unique orientation to keep the hydrocarbon portion out of the water. तो इसका प्रोसेस समझ लेते हैं, है ना, फिगर से ही समझते हैं, इसमें तो लिखा तो कुछ भी है। तो यहाँ पे देखो, ये एक सरफेस हो गया, यहाँ पे एक ग्रीस या डर्ट ऐसा कुछ आया जो कि ऑयली नेचर का है, या इसको हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हैं। अब सोप लगाया जब हमने, तो सोप में दो एंड होंगे, एक हाइड्रोफिलिक एंड और एक हाइड्रोफोबिक एंड। हाइड्रोफिलिक एंड मतलब जो कि हाइड्रोजन के साथ जिसकी एफिनिटी होगी, जो हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट करेगा। और हाइड्रोफोबिक जो एंड होता है वो हाइड्रोफोबिक एंड जो होता है जिसको मतलब वाटर के साथ नहीं इंटरेक्ट करेगा, उसकी एफिनिटी ज़्यादा जो है हाइड्रोकार्बन के साथ या ऑयल या डर्ट के साथ होगी। तो इसकी एफिनिटी, इसको ज़्यादा प्यार क्या है, इसको जो ज़्यादा लगाव है वो ग्रीस या डर्ट के तरफ। तो जो हाइड्रोफोबिक एंड है वो उसकी तरफ सब अलाइन हो जाएंगे। तो सब अलाइन हो करके सारे सोप के मॉलिक्यूल आएंगे। तो उस तरीके से जब अलाइन होंगे तो ये डर्ट में चारों तरफ से देख रहे हो ऐसे 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 अलाइन हो जा रहा है, जिसमें कि हाइड्रोफिलिक वाला सब बाहर की साइड है और हाइड्रोफोबिक सब अंदर की साइड आ जा रहे हैं। तो उस तरीके से ये एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करे थे, जो हमने ऊपर भी पढ़ा था, मिसल, जो कि इस तरीके के स्ट्रक्चर आ गया था। यहाँ बीच में ऑयल और डर्ट है, और ये लॉन्ग चेन ऑफ द कार्बन है जो कोई हाइड्रोफोबिक नेचर का है। तो और इसकी एफिनिटी क्या है, वो डर्ट या ऑयल के प्रति ज़्यादा है, तो उधर अलाइन हो गया। और ये वाला जो एंड है ये हाइड्रोफिलिक है, इसकी वाटर के प्रति एफिनिटी ज़्यादा है। फिर क्या होता है, ऐसे मिसल्स बन गए। अब जब हम, तो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ तक अभी समझ लिए थे। दस क्लस्टर ऑफ द मॉलिक्यूल इन विच द हाइड्रोफोबिक टेल्स आर इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर एंड द आयनिक एंड आर ऑन द सरफेस ऑफ द क्लस्टर, दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड द मिसल। तो हमने मिसल क्या होता है ऊपर भी पढ़ा था, राइट, कि जिसमें जो हाइड्रोफोबिक टेल्स होता है, तो हाइड्रोफोबिक टेल्स जो होता है वो इंटीरियर आर इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर। तो जो क्लस्टर बना है इसमें इंटीरियर की तरफ, अंदर की तरफ, यहाँ पे आप देखोगे तो अंदर की तरफ क्या है, हाइड्रोफोबिक एंड है। और जो आउटसाइड की तरफ है, आयोनिक एंड जो है वो ऑन द सरफेस ऑफ द क्लस्टर। तो वो क्लस्टर के जो है वो सरफेस पे आयोनिक एंड है। तो ये मिसल का फॉर्मेशन हमने समझ लिया। फिर सोप इन द फॉर्म ऑफ मिसल इज एबल टू क्लीन एंड सिंस द ऑयली डर्ट विल बी कलेक्टेड इन द सेंटर ऑफ द मिसल। तो जो डर्ट होंगे वो मिसल के सेंटर में है। तो जब भी वाटर आएगा तो वाटर मतलब इसके साथ ना इंटरेक्ट होकर के ये मॉलिक्यूल्स के जो हाइड्रोफिलिक वाला एंड है वहीं पे इंटरेक्ट होगा, है ना, इसको प्रोटेक्ट करके रखेगा। तो जब भी वाटर से इसको रिंस करोगे तो ये हाइड्रोफिलिक वाला एंड वाटर के साथ इंटरेक्ट करके इसको वॉश अवे कर देगा, है ना। तो मिसेल्स
dirt will be collected in the center in the micelle. The micelles stay in the solution as a colloid and will not come together to precipitate because of ion repulsion. तो जो ये मिसल्स हुआ, मिसल्स में आप देखोगे बाहर के साइड में सब Na+ ही है, राइट। तो जब ये वाटर में जाएंगे तो वो प्रेसिपिटेट नहीं होंगे। प्रेसिपिटेट इसलिए नहीं होंगे क्योंकि जब ये वाटर में भी हमारा क्या होता है, उसमें भी बहुत सारे आयन्स ही रहेंगे। तो आयन आयन इंट्रैक्शन की वजह से, आयन आयन रिपल्सन की वजह से ये क्या होता है, कोलाइड के फॉर्म में ही उसमें सॉल्यूशन में रहते हैं, वो प्रेसिपिटेट नहीं होंगे उसमें ऑयल में, है ना। तो इस तरीके से डर्ट सस्पेंड इन द मिसल एज आल्सो रिंस्ड इज आल्सो इजीली रिंस अवे। तो जो डर्ट वगैरह मिसल्स में सस्पेंडेड है, मतलब मिसल्स के अंदर ये डर्ट पूरा जो ट्रैप हो चुका है, जब हम इसको वाटर से रिंस करते हैं तो उससे वॉश होकर के बाहर आ जाता है। ओके, और ये प्रेसिपिटेट इसलिए नहीं होता क्योंकि ये कोलाइड फॉर्म में रहता है। प्रेसिपिटेट इसलिए नहीं होता क्योंकि इसके आउटर सरफेस पे देखोगे तो आयन है, तो ये भी आयन है, और वाटर में जब जाओगे तो वाटर में भी आयन्स ही रहते हैं, H+ और OH-, इस तरीके से आयन्स ही रहते हैं। तो वो आयन रिपल्सन की वजह से ये कोलाइड फॉर्म में ही रहते हैं, वो प्रेसिपिटेट नहीं होते, है ना। तो सोप मिसल्स आर लार्ज एनफ टू स्कैटर लाइट। तो सोप के जो मिसल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज में होते हैं, वो इतने बड़े होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर कर सकते हैं ना। तो लाइट की जो वेवलेंथ होगी, अगर उसके वेवलेंथ से जैसे मान लो 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ है लाइट, है ना। तो 600 नैनोमीटर से बड़े साइज की अगर कोई भी चीज़ लोगे तो वो उसको स्कैटर करने में कामयाब होती है, मतलब कैपेबल होती है स्कैटर करने में। तो सोप सॉल्यूशन इसलिए क्लाउडी होता है। तो जब भी सोप सॉल्यूशन से आप लाइट पास करोगे तो उससे आप देखोगे कि वो क्लाउडी फॉर्म में दिखेगा आपको, क्योंकि वो लाइट को स्कैटरिंग करता है इतना, मतलब इसका जो मिसल्स का जो साइज होता है वो काफ़ी लार्ज होता है, जो कि लाइट को स्कैटर करता है। तो लाइट के स्कैटरिंग की वजह से ही ये जो सोप का सॉल्यूशन होता है वो क्लाउडी अपेयर होता है। तो ये सोप का जो क्लीनिंग इफेक्ट होता है वो, है ना, इफेक्ट ऑफ सोप इन क्लीनिंग में सोप कैसे वर्क करता है ये हमने यहाँ पे समझा, मिसल्स के फॉर्मेशन से बनता है। ओके, मतलब क्लीन होता है। फिर उसके बाद लास्ट में दो एक्टिविटी 4.11 और 4.12 दो एक्टिविटी दी गई है। तो इन दोनों एक्टिविटी को हम समझते हैं। सो पहली एक्टिविटी दी गई है कि 10 ml 10 ml डिस्टिल्ड वाटर लेना है, या रेन वाटर। डिस्टिल्ड वाटर मतलब इसमें आयन्स नहीं रहेंगे। डिस्टिल्ड वाटर मतलब आयन नहीं रहेगा, प्योर आयन रहता है, इसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं रहती है। 10 ml ऑफ दी हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर लेना है और डिस्टिल्ड वाटर, दो वाटर होते हैं। तो हार्ड वाटर में आयन्स वगैरह रहते हैं, है ना। जो ट्यूबवेल या हैंड पंप से जो नॉर्मल वाटर हम निकालते हैं उसमें वो हार्ड वाटर होता है। तो 10 ml हार्ड वाटर लेना और 10 ml डिस्टिल्ड वाटर लेना या रेन वाटर लेना है ना, जो कि प्योर होता है। दो टेस्ट ट्यूब में सेपरेट लेना है, उसमें कुछ ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन दोनों में डालना है। अब दोनों टेस्ट ट्यूब को हमें अच्छे से सेक करना है ना, इक्वल पीरियड ऑफ टाइम के लिए, दोनों को इक्वल टाइम के लिए आप उसको सेक करो। और ये ऑब्जर्व करो कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में फोम बनता है, मतलब कितना अमाउंट का फोम बनता है, कि जिसमें हार्ड वाटर डाला है उसमें या जिसमें डिस्टिल्ड वाटर डाला है उसमें ज़्यादा फोम बनता है। तो कौन से टेस्ट ट्यूब में ज़्यादा फोम बनता है ये आपको करना है। और व्हिच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व इज वाइट कर्डी प्रेसिपिटेट। तो कौन से टेस्ट ट्यूब में प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व होता है तो वो आपको बताना है। तो नोट फॉर द टीचर, इफ हार्ड वाटर इज नॉट अवेलेबल इन योर लोकेलिटी, प्रिपेयर सम हार्ड वाटर बाय डिजॉल्विंग हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फेट या क्लोराइड ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट या क्लोराइड ले लो, उसको वाटर में डिजॉल्व कर लो, या हाइड्रोजन कार्बोनेट को वाटर में डिजॉल्व कर लो, उससे भी हार्ड वाटर आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो एक चीज़ आप यहाँ याद रखना, हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा और ऐसे हाइड्रो कार्बन लिखा रहता है, मतलब ऐसे कंफ्यूज नहीं होने का, वो मतलब दोनों अलग अलग चीज़ होती है। हाइड्रोजन कार्बन मतलब HN मतलब HN हाइड्रोजन कार्बोनेट, राइट। तो हाइड्रोजन HCO3 माइनस हमने बताया था। हाइड्रोजन कार्बोनेट ये हो गया, और हाइड्रोजन कार्बन जो हाइड्रोकार्बन जो होता है वो R मतलब ये
एल्केन, एल्काइन, ये सभी हाइड्रोजन कार्बोनेट ही मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं। ओके, सो ये हो गया। फिर एक्टिविटी 4.2 में तो इसके आंसर सभी आगे हम डिस्कस करेंगे, तो वहाँ से आपको वो समझने के बाद पता चल जाएगा। दोनों टेस्ट ट्यूब को 10 ml हार्ड वाटर लिया, दोनों में 5 ड्रॉप ऑफ द सोप सॉल्यूशन डाला है और 2 1 and 5 ड्रॉप ऑफ द डिटर्जेंट सॉल्यूशन टू अदर। तो एक, अब दूसरी एक्टिविटी में 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, दोनों में 10 ml। अब दो पहले वाले में क्या, एक में डिस्टिल्ड वाटर लिया था और दूसरे में हार्ड वाटर लिया था। बट अब की वाले केस में क्या करना है, आपको दोनों में ही हार्ड वाटर लेना है, बट एक में सोप का सॉल्यूशन डालना है और कुछ ड्रॉप, और दूसरे में डिटर्जेंट का सॉल्यूशन डालना है कुछ ड्रॉप, और दोनों को ही सेम पीरियड के लिए आपको शेक करना है। अब दोनों टेस्ट ट्यूब में सेम अमाउंट फॉर्म बनता है कि नहीं बनता, ये आपको ऑब्जर्व करना है, और किस ट्यूब में कर्डी सॉलिड फॉर्म होता है वो आपको, कर्डी मतलब कर्ड की तरह थिक सॉलिड फॉर्म होता है, वो आपको ऑब्जर्व करना है। सो हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड व्हाइल बाथिंग that the foam is formed with the difficulty and insoluble substance remains। जो insoluble substance होता है स्कम एक होता है, उसके बारे में अभी पढ़ते हैं। स्कम remains after washing with water, है ना, वाटर के साथ वॉश करने पर वो रिमेंस रहता है, मतलब बचा रहता है। दिस इज कॉल्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सोप विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। तो सोप का जो रिएक्शन होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ जब होता है, उसकी वजह से ही इनसॉल्युबल सब्सटेंस, जिसको कि स्कम बोलते हैं, वो फॉर्म होता है, और वो मतलब वाटर से वॉश करने के बाद भी नहीं जाता है ना। तो वो यहाँ पे ये क्वेश्चन की तरह आपसे पूछ रहा है। फिर आगे ये बोल रहा है कि ये जो चीज़ें होती हैं, जो स्कम का फॉर्मेशन होता है इनसॉल्युबल सब्सटेंस, वो हार्डनेस, वाटर के हार्डनेस की वजह से होता है। हेंस यू नीड टू यूज द लार्ज अमाउंट ऑफ द सोप, इसलिए ज़्यादा अमाउंट का सोप आपको लगता है। दिस प्रॉब्लम इज ओवरकम बाय यूजिंग द अनदर क्लास ऑफ द कंपाउंड कॉल्ड द डिटर्जेंट एज अ क्लीनिंग एजेंट। तो सोप की जगह पे डिटर्जेंट अगर आप यूज करोगे तो आपको ज़्यादा मतलब अमाउंट में नहीं लगाना पड़ेगा, जबकि सोप को उसको क्लीन करने के लिए आपको सोप ज़्यादा अमाउंट में लगाना पड़ेगा, वही यहाँ पे बता रहा है। तो डिटर्जेंट और सोप अलग होता है, राइट। तो सोप मतलब जो बार की तरीके से होता है तो सोप हो गया, डिटर्जेंट मतलब ये पाउडर जो हो गया, मतलब डिटर्जेंट दूसरे क्लास का होता है, राइट। डिटर्जेंट मतलब डिटर्जेंट बार भी आता है ना, जो सर्फ एक्सेल वगैरह का बार होता है वो डिटर्जेंट बार, और ये पाउडर फॉर्म में आता है। तो बार या पाउडर फॉर्म में ये हो सकता है, और सोप जनरली वो बार के फॉर्म में ही होता है। वो लिक्विड फॉर्म में भी सोप आता है। तो बट सोप और डिटर्जेंट दोनों अलग अलग होता है। बट अभी आप ये जानो है ना कि डिटर्जेंट अलग होता है और सोप अलग होता है। डिटर्जेंट से ज़्यादा अच्छी क्लीनिंग होती है और सोप से कम अच्छी क्लीनिंग होती है। मतलब सोप से तो थोड़ा कम लेवल की डर्टीनेस है तब क्लीन हो जाएगी, बट डिटर्जेंट से बहुत अगर ज़्यादा डर्टी है तो डिटर्जेंट से ही क्लीन होगा। द डिटर्जेंट्स आर जनरली सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड और एमोनियम सॉल्ट विद क्लोराइड और ब्रोमाइड आयंस ETC। तो डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? डिटर्जेंट जो होते हैं वो सोडियम सॉल्ट सल्फोनिक एसिड के सोडियम सॉल्ट होता है या अमोनियम सॉल्ट भी हो सकता है ना। तो या तो सल्फोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट होगा या तो अमोनियम सॉल्ट होगा विद क्लोराइड एंड ब्रोमाइड आयंस। तो इसमें क्लोराइड आयन होंगे या ब्रोमाइड आयन होंगे। बोथ हैव लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, तो लंबी हाइड्रोजन तो इसमें लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चैन होती है। और द चार्ज एंड ऑफ दिस कंपाउंड डू नॉट फॉर्म द इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन इन द हार्ड। तो हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या कहते हैं आयंस रहते हैं। ये हमने ऊपर भी समझा था, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? हार्ड वाटर में यहाँ पे है ना, ओके कहाँ पे पढ़ा था? अच्छा वहाँ पे नहीं है, यहीं पे है, ओके। सो इसमें हार्ड वाटर ये तो मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड वगैरह ये डालते हैं तो इससे वाटर वाटर हार्ड हो जाता है, ओके। सो जो हार्ड वाटर होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट मतलब मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयंस प्रोड्यूस होते हैं। तो जो चार्ज एंड जो सोप का जो मतलब चार्ज एंड होता है सोप या डिटर्जेंट का, इस कंपाउंड का डू नॉट फॉर्म द इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। तो इनसॉल्युबल मतलब जो सॉल्युबल ना हो, प्रेसिपिटेट मतलब
प्रेसिपिटेट्स हो गया, जो कि मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स समझ लो ऐसे आपको अभी इसके लिए, अभी के केस के लिए। तो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स नहीं बनाते हैं। डिटर्जेंट्स आर यूजुअली यूज टू मेक द शैम्पूज। तो डिटर्जेंट से हमारा जो है शैम्पू वगैरह बनता है, और प्रोडक्ट क्लीनिंग पर क्लॉथ को क्लीन करने के लिए भी बनता है। तो वो हार्ड वाटर में भी डिटर्जेंट काम करता है। अभी के लिए आप ये समझ लो कि जो डिटर्जेंट होता है वो हार्ड वाटर में भी काम करता है, और जो सोप होता है वो केवल डिस्टिल्ड या सॉफ्ट वाटर में ही काम करेगा। ओके, तो ये हो गया ये। तो अभी ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे समझा, तो ये हो गया। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा सोप और डिटर्जेंट। तो जस्ट मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, तो हो सकता है आपको अगर कुछ मिस हुआ हो। तो देखो, दो चीज़ हुआ, एक हुआ सोप और एक हुआ डिटर्जेंट। तो जब हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दो चीज़ें हुई, राइट। तो जब सॉफ्ट वाटर में सोप तो अच्छे से काम करता है, बट जब हार्ड वाटर आता है तो हार्ड वाटर में सोप अच्छे से काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि हार्ड वाटर में मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयंस होते हैं या सॉल्ट होते हैं, और सोप जो होता है उससे रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनाता है स्कम, जो कि आप वाटर से भी वॉश करने के बाद भी वो आपको मतलब बचा ही रह जाता है, वॉश अच्छे से नहीं होता है। तो हार्ड वाटर के केस में ये रिएक्शन की वजह से, हार्डनेस ऑफ द वाटर की वजह से हार्ड वाटर में सोप अच्छे से काम नहीं करता। फिर दूसरे क्लास का कंपाउंड आता है, उसको हम बोलते हैं डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट हार्ड वाटर में भी अच्छे से काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि, और डिटर्जेंट क्या होता है ये हमने पढ़ लिया कि ये सल्फोनिक एसिड के सोडियम सॉल्ट या अमोनियम सॉल्ट होते हैं, जिसमें कि क्लोराइड और ब्रोमाइड आयंस भी रहते हैं। तो जब डिटर्जेंट जो होता है वो क्या बोलते हैं, जो हार्ड वाटर में मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट जो प्रेजेंट हैं उसके साथ कोई भी इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट नहीं बनाता। जैसा कि ऊपर स्कम बन जा रहा था, वो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट नहीं बनाता। वहाँ पे वो जो भी मतलब सोलूबल चीज़ें बनाती, जो कि वाटर में उसमें डिजॉल्व हो जाती हैं, वाटर में, हार्ड वाटर में। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं बनाता है कि जो कि इनसॉल्युबल हो और वो वॉश करने पर भी ना जाए। तो इसीलिए डिटर्जेंट जो होता है वो हार्ड वाटर में अच्छे से काम करता है, और वो उससे हम शैम्पू और क्लॉथ को क्लीन करने में उसका यूज करते हैं। तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया है ना। तो चार्ज एंड ऑफ द कंपाउंड डू नॉट फॉर्म द इनसॉल्युबल, तो इनसॉल्युबल, तो जो चार्ज एंड होता है वो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट नहीं बनाता, जो कि यहाँ पे सोप के केस में क्या, सोप के केस में आप देखोगे तो यहाँ पे इनसॉल्युबल सब्सटेंस जिसको कि स्कम बोलते थे वो बनाता था, जिसको वॉश करने पर भी वो नहीं जाता था। जबकि डिटर्जेंट के केस में ऐसा कोई इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट या स्कम वगैरह नहीं बनता था, है ना। तो हार्ड वाटर में डिटर्जेंट अच्छे से काम होता है, और डिटर्जेंट का यूज शैम्पू बनाने में और क्लीनिंग, क्लॉथ को क्लीन करने के पर्पज़ से यूज होता है। तो ये हमने अच्छे से समझा। अभी भी अगर स्टिल अगर आपको डाउट लगता है तो आप बताना, आई विल एक्सप्लेन इट मोर बेटर इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट। ओके, सो ये हो गया। ओके, सो ओके, फिर इसमें क्वेश्चंस हैं। अभी तक के जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, वो देख लेते हैं। सो वुड यू बी एबल टू चेक इफ़ द वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग द डिटर्जेंट? हाँ, तो वो चेक कर सकते हैं। तो अगर वाटर हार्ड है कि नहीं है, वो डिटर्जेंट से चेक कर सकते हैं कि नहीं, वही बोल रहा है। तो अगर हार्ड वाटर है, सो
सो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप क्या ये चेक कर सकते हो डिटर्जेंट के थ्रू कि वाटर हार्ड है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एस लिखा है जबकि ये गलत है। तो यहाँ पे क्या है कि वाटर जो है अगर सोप के थ्रू हम चेक कर सकते हैं। सोप अगर होता है यहाँ पे तो सोप के थ्रू हम ये चेक कर सकते हैं कि वाटर हार्ड है कि नहीं है। तो अगर सोप मतलब वाटर हार्ड होता तो सोप लगाने के बाद स्कम का फॉर्मेशन हो जाता। तो स्कम के फॉर्मेशन से हम ये पता लगा सकते थे, मतलब इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट या इनसोल्यूबल सब्सटेंस जो बनता था उसकी वजह से हम ये पता लगा सकते थे कि वाटर हार्ड है कि नहीं है। बट यहाँ पे डिटर्जेंट के केस में क्या वो हार्ड वाटर में भी अच्छे से काम करता है, तो इससे नहीं पता लगा सकते। तो ये इसका आंसर होगा नो, है ना, ये इसका आंसर होगा। पहले मैंने ऐसे लिखा था, आई वॉज थिंकिंग इट इज़ अ सोप, है ना, तो मैंने गलत लिखा था। ओके, सो पीपल इज ए वेराइटी ऑफ मेथड टू वॉश द क्लॉथ, है ना। यूजुअली आफ्टर एडिंग द सोप, साबुन लगाने के बाद दे बीट द क्लॉथ ऑन द स्टोन, तो पत्थर पे मतलब आप देखे होंगे कि कपड़े को बैट वगैरह से, मतलब एक बैट फ्लैट लकड़ी का पीस होता है उससे उसको पीटते हैं। और या पैडल ब्रश जो होता है ब्रश से उसको रगड़ते हैं, है ना। और मिक्सर इज एजिटेटेड इन अ वॉशिंग मशीन, है ना, ये सब चीज़ें आपने देखा होगा। तो वाई इज एजिटेशन नेसेसरी टू गेट द क्लीन क्लॉथ, तो क्लॉथ को क्लीन करने के लिए एजिटेशन क्यों नेसेसरी। तो उससे पहले हम एजिटेशन क्या होता है वो समझते हैं। तो एजिटेशन जो होता है एक प्रोसेस होता है, आप इंड्यूसिंग द मूवमेंट इन अ लिक्विड और मिक्सचर यूजिंग एजिटेटर। तो एजिटेटर एक तरीके से मोशन प्रोवाइड करने वाला इक्विपमेंट होता है। तो वॉशिंग मशीन वगैरह में एजिटेटर यूज होता है। तो उसी एजिटेटर से वहाँ पे हम एक मूवमेंट क्या कहते हैं प्रोवाइड करते हैं। तो उस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, जो मिसल्स बने हुए हैं तो वह मिसल्स क्लॉथ से हमारा जो सब मतलब ये मान लो क्लॉथ का सरफेस है तो उससे मिसल्स वहाँ से बाहर वाटर के थ्रू वॉश होकर के बाहर चले जाते हैं ना। तो इसीलिए एजिटेशन नेसेसरी होता है क्लीन क्लॉथ में। तो उसमें इसीलिए एजिटेशन मतलब क्लीन क्लॉथ के लिए नेसेसरी होता है, क्योंकि जो ये मिसल्स वगैरह फॉर्म हुए हैं इसको उस सरफेस से या क्लॉथ के सरफेस से या जो भी डर्टी मतलब सरफेस था सरफेस से उसको हटा जाए मिसल्स, है ना, वो क्लीन हो जाए। इसीलिए एजिटेशन या मूवमेंट मतलब एक सडन मूवमेंट प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज वो अच्छे से साफ़ नहीं होगा। ओके, उसी सरफेस पे रहेगा ही। फिर आगे यहाँ पे दिया गया है कि हमने क्या क्या लर्न किया है। तो जो भी हमने ऊपर पढ़ा वही सब चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, तो आपको देख सकते हो। बट एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पे हम इसको पढ़े थे। तो एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में, है ना। 10-15 मिनट का वीडियो बना लेंगे, क्योंकि अभी वाले वीडियो में बनाएंगे तो काफ़ी लंबी हो जाएगा। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। ओके।